नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है और इन परिस्थितियों के मद्देनज़र हमने भी आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखने के लिए, आपको किसी भी तरह का एकेडमिक लॉस नहीं हो उसके लिए, और आप एक नए टीचिंग मेथड से परिचित हों उसके लिए एक नवाचार किया है। और वह नवाचार है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट, जिसके तहत हमने एक यूट्यूब चैनल तैयार किया है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके क्लास सब्जेक्ट और पेपर से रिलेटेड वीडियोस ई कंटेंट के रूप में आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज ये अगला वीडियो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, हम बीए पार्ट 3 के समाजशास्त्र के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं और अब तक हमने पहली यूनिट के जो टॉपिक हैं उनको अच्छे ढंग से समझा है, पढ़ा है, और अब ये यूनिट समाप्ति की ओर है। और हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है संस्कृति विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कल्चर ग्रोथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संस्कृति विकास के सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समाजशास्त्र की वे नियम, वे प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से संस्कृति में किस तरह उद्विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, किस तरह उसकी ग्रोथ होती है, विकास होता है, किस तरह उसमें परिवर्तन घटित होता है, इन सब प्रक्रियाओं, इन सब चीज़ों की जो वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले जो नियम है, सिद्धांत हैं, उनको हम संस्कृति विकास के सिद्धांत कहते हैं। और समाज वैज्ञानिकों ने, सामाजिक मानव शास्त्रियों ने संस्कृति विकास के सिद्धांतों को 4 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है उद्विकास, इवोल्यूशन, दूसरा है प्रसार, डिफ्यूजन, तीसरा है इनोवेशन, नवाचार, और चौथा है संस्कृति ग्रहण, अकल्चरेशन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियोज़ में हम संस्कृति विकास के उद्विकास सिद्धांत, प्रसार सिद्धांत और नवाचार सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं, उस पर विवेचन हमने कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि संस्कृति विकास के इन सिद्धांतों की अवधारणा आपको स्पष्ट हो गई है और इससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोज़ में आपके साथ ये बात शेयर की है कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो ये प्लेटफॉर्म है, ये जो नवाचार है, ये जो एक न्यू नॉर्मल है, अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उसकी सफलता आप सबके सहयोग पर निर्भर करती है। और टीचिंग और लर्निंग में ये बहुत ज़रूरी है कि ये टीचिंग और लर्निंग के जो दोनों पिलर हैं, स्टूडेंट और टीचर, वो पूरी रुचि, ईमानदारी, निष्ठा के साथ उस काम को करते हों, तभी हमारी टीचिंग सार्थक है, तभी आपकी लर्निंग अर्थपूर्ण है, सार्थक है। हमारी वीडियो लेक्चर तभी आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, तभी आपके लिए सार्थक है, जब आप साथ साथ में अपनी टेक्स्ट बुक है या रेफरेंस बुक है, उससे इन टॉपिक्स को निरंतर पढ़ते रहें। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी विषय की पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले उस विषय और उस विषय के जो पेपर है उनका सिलेबस आपके साथ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। उसमें क्या टॉपिक है उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इस पेपर की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने आपके साथ इसके सिलेबस और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को शेयर किया था, उसके डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया था। पिछले 2 सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसका सिलेबस का क्या है, सिलेबस में क्या टॉपिक है, वो आप किस तरह महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की वेबसाइट mdsuajmer.ac.in पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं।
ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ मैंने आपको कुछ किताबें भी सजेस्ट की थी, जैसे सामाजिक मानव शास्त्र बीए पार्ट थर्ड का ये जो सेकंड पेपर है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी की सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा एक अच्छी पुस्तक है, वो ले आइए, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक भी है प्रोफेसर एम एल गुप्ता एम डी डी शर्मा की, जो साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा प्रकाशित करता है। वह भी एक सरल पुस्तक है जो आप बाज़ार से ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगर इसके साथ मैंने आपको कॉलेज एजुकेशन की पढ़ाई और करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बताए थे, जिनको थोड़ा सा रिविजिट कर देता हूँ मैं संक्षिप्त में। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि कॉलेज एजुकेशन की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन में आए हैं या कॉलेज एजुकेशन में यूजी या पीजी लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे न केवल आप अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकें, बल्कि आने वाले जीवन में अपना बेहतर करियर सुनिश्चित कर सकें, जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकें, अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं और कम्पिटिटिव वर्ल्ड में दूसरों से आगे रह सकें। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई थी कि आपको एक तो नियमित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ना है। बिल्कुल एक न्यूज़पेपर आपको नियमित रूप से पढ़ना है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रेगुलर आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है, उसमें क्या घटनाएं आ रही हैं, उसके संपादकीय पृष्ठ में किस तरह के मुद्दों पर विवेचन हो रहा है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। और अगर कोई चीज़ आपको महत्वपूर्ण लगती है तो आप अपनी डायरी में नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित मैगज़ीन है, उसका नियमित रूप से अध्ययन करना है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारी मैगज़ीन्स अवेलेबल है, जैसे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो प्रतियोगिता दर्पण एक सर्वसाधारण नाम है, और वह आप बाज़ार से ले सकते हैं, उसको नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। और उसमें पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतियोगिता दर्पण जो पत्रिका है, मैगज़ीन है, वो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, इसलिए उसको पूरा नहीं पढ़ना है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो आपके इंटरेस्ट का फील्ड है, जो जिस क्षेत्र को आपने अपने करियर के रूप में चुना है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें उसमें हैं, आपको उन्हीं को ही पढ़ना है। उसमें बड़े बड़े लेख भी होते हैं, पिछले सालों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, उनको भी हल करके उसमें शामिल किया हुआ होता है। इसके अलावा समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, सार संग्रह, अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे ये भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए आपको बहुत चतुराई से पढ़ना है। आपके जो काम की चीज़ है, समसामयिक मुद्दे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाक्रम है, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, इस तरह की चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सफल होने के लिए, कम्पिटिशन्स में सफल होने के लिए केवल यही जानना पर्याप्त नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर हम ये नहीं जान पाते हैं तो हम हमारा समय और संसाधन अनावश्यक रूप से खो देते हैं और उनका कोई सार्थक रिजल्ट, परिणाम हमें नहीं मिल पाता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान समय और संसाधन दोनों ही बहुत कीमती हैं और बहुत ही चतुराई से उनकी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और बहुत अधिक अनुशासन, कठोर परिश्रम, ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण इस चीज़ की मांग करती है प्रतियोगी परीक्षाएं। अगर ये सब गुण आपके अंदर हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इन दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो नियमित रूप से अखबार पढ़ना, दूसरा एक नियमित रूप से एक मैगजीन पढ़नी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया भी था पहले की वीडियो में कि आपको RSCIT का कोर्स करना है। राजस्थान सरकार ने एक सर्टिफिकेट कोर्स डिज़ाइन किया है, उसको मान्यता दी है, और कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक एलिजिबिलिटी भी ये है कि आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई आवेदन निकलता है तो आवेदन कर सकते हैं। और आजकल चूँकि कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है, इसके बिना जीवन और ज्ञान और शिक्षा और प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें कंप्यूटर फ्रेंडली बनना है, टेक से भी बनना है, मोबाइल और कंप्यूटर इनसे फेमिलियर होना है, इनकी जो बेसिक चीज़ें इनको अच्छी तरह सीखना है। केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं करनी है कि आप किसी इंस्टीट्यूट पर गए और आपने RSCIT कोर्स के लिए फ़ीस जमा करवा दी और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया और आप पास हो गए, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। आप
को ये कोर्स करना है, RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस नाम से सर्टिफिकेट कोर्स है। 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है। इस दौरान आपको कंप्यूटर पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से सीख लेना है, जैसे वर्ड में एप्लीकेशन टाइप करना है, PPT बनाना है, एक्सेल में सामान्य टेबल्स बनाना है, इंटरनेट पर सर्च करना है, गवर्नमेंट की और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट है उस पर सर्च करके अपने काम की चीज़ें देखना है, जैसे सिलेबस देखना है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स देखने हैं, UGC की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, RPSC की वेबसाइट है, कॉलेज एजुकेशन की वेबसाइट है, UPSC की वेबसाइट है, या और सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, अपने काम की चीज़ें ढूंढ सकते हैं। इस तरह की जानकारी होनी चाहिए, आपकी SSO ID होनी चाहिए, आपकी email ID होनी चाहिए, आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म खुद भर सकते हो, इस तरह की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और हिंदी में नहीं तो कम से कम इंग्लिश में आपको थोड़ा ढंग से टाइप करना आता हो, इस तरह की बेसिक जानकारी कंप्यूटर की आपको होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय नहीं, वर्तमान समय वो सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, और ज्ञान और सूचना और टेक्नोलॉजी आज के टाइम में शक्ति है, संसाधन है, और इनके बिना आगे बढ़ना, जीवन में सफल होना संभव नहीं है। इसलिए इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी वह ये थी कि आपको केवल न केवल अच्छी पुस्तकों से पढ़ना है, न केवल नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों से ईमानदारी से अनुशासन के साथ तपस्या मानते हुए पढ़ाई करनी है, बल्कि आपको लिखना का अभ्यास भी करना है। अक्सर कॉलेज एजुकेशन में जो बच्चे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वह ये करते हैं कि वो पढ़ते खूब हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं करते, और फिर जब पहली बार एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनको लिखने में कठिनाई हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सवाल छूट पा रहे हैं, कि वो जितना जानते हैं उसको बिल्कुल पिन पॉइंट और एक ऑर्डर में अरेंज करके नहीं लिख पा रहे हैं। जो चीज़ पहले लिखनी चाहिए उसको बीच में लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं, लास्ट में लिखने वाली चीज़ को सबसे ऊपर लिख रहे हैं। यानी कि आपके कुछ आंसर की जो फ्रेमिंग है, जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो गड़बड़ा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि हम लिखने का अभ्यास नहीं करते। अगर आप नियमित रूप से पढ़ने के साथ लिखने का अभ्यास करते हैं तो मेरा दावा ही नहीं, ये वादा है कि न केवल आप समय प्रबंधन बेहतर ढंग से कर पाएंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, बल्कि जो आपने पढ़ा है, जो चीज़ आप जानते हैं, उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे आप। और ये कंपटीशन में भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वहाँ पर भी लिखने का ही ज्ञान के साथ लिखने का जो कौशल है आपका, वह भी बहुत काम में आता है। इसलिए इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी है, नियमित रूप से पढ़ना है, नियमित रूप से लिखना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और एक पांचवी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वह ये बताई थी कि आप अपने कोर्स की, अपने सब्जेक्ट की किताबें पढ़ने के साथ साथ एक बेसिक सामान्य ज्ञान की एक छोटी पुस्तक भी अपने साथ रखिए, उसको पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सामान्य ज्ञान से, मूलभूत बुनियादी सामान्य ज्ञान से बिल्कुल कटे रहें और एकदम आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हो। फर्स्ट ईयर से ही आप इसका ध्यान रखें, पहले छोटी किताब लाएं 25-30 रुपए की, उसके बाद 50 रुपए की, 100 रुपए की किताब लाएं। शुरू में ही आपको जीके की बहुत बड़ी पुस्तक नहीं लानी है, छोटी किताब लानी है, सरल से जटिल की तरह बढ़ना है, यही प्रकृति का नियम है और यही एकेडमिक ऑर्डर है किसी चीज़ को पढ़ने का। शिक्षा मनोविज्ञान भी हमें यही बताता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इस तरह हमें पढ़ाई करनी है। इन बेसिक चीज़ों का अगर ध्यान रखें हम कॉलेज एजुकेशन और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो न केवल हम दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, बल्कि दूसरों से बेहतर मजबूत स्थिति में रहेंगे। अगर हमें किसी तरह की कठिनाई भी होती है तो भी हम उसका सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और बहुत सारे विकल्प हमारे सामने खुले होते हैं। कोई भी एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल भी जाता है। ज़रूरत है उस तरह का नज़रिया रखने की, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पूरा दृष्टिकोण हमारे विचारों का, हमारी सोच का ही खेल होता है। हमेशा सकारात्मक और आशावादी सोच रखनी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनका सामना करना है, उनसे आप मजबूत बनते हैं और जीवन निखरता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है।
तो आपको नई चीज़ों से दूर नहीं भागना है। कॉलेज में किसी भी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, एनसीसी की, एनएसएस की, या और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, या और जो कंपटीशंस, या और इस तरह के जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम या कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम होते हैं उनमें आपको भाग लेना होता है। उदाहरण के लिए जैसे डिबेट कंपटीशन हो रही है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रही है, क्विज कंपटीशन हो रही है, जेके कंपटीशन हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम है, एक्सटेम्पर कंपटीशन हो रहा है, स्पीच कंपटीशन हो रहा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। ये आपके पर्सनालिटी को मल्टी डायमेंशनल बनाती है और उसमें डाइवर्सिटी लाती है और आपके अंदर कई गुणों का विकास होता है जो आगे चलकर जीवन में आपके काम में आते हैं। आप एक समय इस तरह का आएगा, आप महसूस करेंगे कि कॉलेज में आपने जो चीज़ें सीखी है आज आपके जीवन में कितनी काम में आ रही है, और आज आप जहाँ पर खड़े हैं उसमें उनकी कितनी अहम भूमिका और कितना बड़ा योगदान रहा है। इसलिए डियर स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में स्टूडेंट्स को अपने टीचिंग सब्जेक्ट के साथ साथ इस तरह की चीज़ें भी शेयर करता हूँ। ये हमारा दायित्व भी है और ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन और सही दिशा दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि हमें बहुत ही सीमित संसाधनों में और सीमित समय में ही आगे बढ़ना होता है। हमारे पास असीमित समय और असीमित संसाधन नहीं है, और यही इसी को ही प्लानिंग बोलते हैं, योजना बोलते हैं, रणनीति बोलते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारी जो चर्चा है वो संस्कृति विकास के सिद्धांत पर संस्कृति ग्रहण पर चल रही थी। मैंने दूसरी को जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी आपके साथ शेयर करना उचित समझा, इसलिए इनको एक बार पुनः इसमें दोहराया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। अब जो हमारा जो विषय है आज जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रसंस्कृति ग्रहण। डियर स्टूडेंट, प्रसंस्कृति ग्रहण भी सामाजिक मानव शास्त्र में संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक प्रक्रिया है जो संस्कृति में उद्विकास, संस्कृति में विकास, ग्रोथ एवं संस्कृति में परिवर्तन, चेंज की वैज्ञानिक व्याख्या करता है और ये बताता है कि किस तरह संस्कृति का उद्विकास हुआ है, उसमें ग्रोथ हुआ है और संस्कृति में परिवर्तन होकर वो आज आधुनिक स्वरूप में पहुंची है। और यह किस तरह घटित होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रसंस्कृति ग्रहण की जो प्रक्रिया है वह संस्कृति विकास का वह सिद्धांत है जिसमें एक संस्कृति है उसके प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन विधि में व्यापक परिवर्तन घटित होता है, किंतु वह पूरी तरह प्रभावी संस्कृति में समाहित नहीं होती, उसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। यानी कि प्रसंस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक परिवर्तन की एक दो तरफा प्रक्रिया है। जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के निरंतर संपर्क में आती है, उनमें निरंतर व्यापक आदान प्रदान होता है और लंबे समय तक वह आदान प्रदान होता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब एक संस्कृति है वह दूसरी संस्कृति के प्रभाव में अपनी संपूर्ण जीवन विधि को बदल लेती है, संपूर्ण जीवन शैली में उसमें व्यापक परिवर्तन आ जाता है, किंतु फिर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। इसे प्रसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। इसमें जो दोनों सांस्कृतिक समूह हैं, दोनों संस्कृतियाँ हैं, उनकी अपनी विशिष्ट और पृथक पहचान बनी रहती है। एक संस्कृति दूसरे समूह में पूरी तरह विलय नहीं होती है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात नहीं करती है, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। लेकिन एक सांस्कृतिक समूह है या एक संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति के प्रभाव से बहुत अधिक बदल जाती है, उसमें बहुत व्यापक परिवर्तन आ जाता है। यह प्रसंस्कृति ग्रहण है। जाने माने मानवशास्त्री एम.जी. हर्शकोविट्स हैं, उन्होंने अपने पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में ये बताया है कि प्रसार जो है वो प्राप्त सांस्कृतिक संप्रेषण है, एक अचीव्ड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, और जबकि प्रसंस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण की प्रक्रिया है, कल्चरल ट्रांसमिशन इन प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि प्रसार होता है उसके अंदर
हम दूसरी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करते हैं, जबकि प्रसंस्कृति ग्रहण है ये एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को ज़्यादा प्रभावित करती है और दूसरी संस्कृति प्रभावित संस्कृति को कम से प्रभावित करती है, लेकिन होती दोनों प्रभावित हैं। और एक में बहुत व्यापक परिवर्तन आ जाता है और फिर भी उसका पृथक अस्तित्व और विशिष्ट पहचान बनी रहती है। इस तरह प्रसंस्कृति ग्रहण एक सांस्कृतिक संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में काम करता है। इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से 1936 में श्री रॉबर्ट रेडफील्ड, राल्फ लेंटन और एम.जे. हर्स्कोविट्ज ने परिभाषित किया था। इसके बाद बी मेलिनोवस्की एक प्रख्यात ब्रिटिश मानवशास्त्री हुए हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज उसमें लिखा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन दो प्रकार के कारकों और शक्तियों का परिणाम होता है। प्रथम तो वे कारक और शक्तियाँ जो स्वतः ही समुदाय में उत्पन्न होती हैं और जिनके फलस्वरूप आविष्कार होता है। यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन के दो कारक इन्होंने दो कारक और शक्तियाँ बताई हैं कि एक कारक और शक्ति तो स्वतः ही समुदाय में उत्पन्न होती है, जिसके कारण समुदाय में आविष्कार होता है, नवाचार होता है, परिवर्तन होता है। और दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर संपर्क के कारण होता है। जब विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती है, उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं, गुण है, उनका आदान प्रदान होता है, प्रसार होता है, तो यह संस्कृति में परिवर्तन लाता है। यह प्रक्रिया काफ़ी हद तक प्रसार से मिलती जुलती है। ब्रिटिश मानवशास्त्री बी मेलिनोवस्की जिस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, उसी को ही अमेरिकन मानवशास्त्री अकल्चरेशन प्रसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। लेकिन प्रसार चूँकि दो संस्कृतियों में या दो सांस्कृतिक समूह नहीं होता, प्रसार का तात्पर्य ये होता है कि एक संस्कृति के गुण, विशेषताएं, नवाचार, नए तत्व अनेक संस्कृतियों समूह तक फैलते हैं, वो उनको ग्रहण करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सुगंधित पदार्थ की गंध चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसी तरह प्रसार में भी जो सांस्कृतिक तत्व, गुण, विशेषताएं होती हैं वो दूसरी विभिन्न संस्कृतियों तक पहुंच जाती है, वो उनको अपना लेते हैं। जबकि प्रसंस्कृति ग्रहण में हम देखते हैं कि दो संस्कृतियां एक दूसरे के निरंतर संपर्क में बनी रहती है, उनमें घनिष्ठ आदान प्रदान होता है, निरंतर अंतर्क्रिया होती रहती है और इसके कारण एक संस्कृति के व्यापक प्रभाव के कारण दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन विधि में व्यापक परिवर्तन आ जाता है। इसके बावजूद उसका स्वतंत्र और विशिष्ट अस्तित्व बना रहता है और यह दो तरफा प्रक्रिया है। अधिक प्रभावित होने वाली संस्कृति है, उससे भी जो पहले वाली संस्कृति है जो ज़्यादा प्रभावशील रही है, वह भी बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करती है। इस कारण इसको दो तरफा प्रक्रिया कहते हैं और इस तरह संस्कृति में परिवर्तन घटित होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, प्रसंस्कृति ग्रहण और आत्मसात्करण यानी एक्लचरेशन और एसिमिलेशन दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इनमें अंतर है। आत्मसात्करण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल जाती है, उसकी विशिष्ट पहचान नहीं रहती, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो दूसरी संस्कृति में समाहित हो जाती है। यानी कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को अपने अंदर पूरी तरह आत्मसात कर लेती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व और विशिष्ट पहचान बिल्कुल नहीं रहती है, वह अपने मूल स्वरूप को खो देती है। लेकिन प्रसंस्कृति ग्रहण है वह इससे अलग प्रक्रिया है। प्रसंस्कृति ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृति समूह है, उनमें आपस में निरंतर अंतर्क्रिया होती है और दो संस्कृतियों में निरंतर अंतर्क्रिया से सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है। एक जो प्रभावी संस्कृति है वह दूसरी संस्कृति को इतना अधिक प्रभावित करती है कि उसकी संपूर्ण जीवन शैली, संपूर्ण व्यवस्था है वो पूरी तरह बदल जाती है, फिर भी उसका अस्तित्व और विशिष्ट पहचान बनी रहती है। और उस संस्कृति के कारण जो प्रभावी संस्कृति उसमें भी कई तत्व, गुण और विशेषताएं आ जाते हैं। इस प्रकार दोनों संस्कृतियां हैं उनमें परिवर्तन होता है और इसमें
दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, लेकिन एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित कर देती है, बहुत अधिक बदल देती है। यह प्रसंस्कृति ग्रहण है। डियर स्टूडेंट, प्रसंस्कृति ग्रहण को लेकर जो सामाजिक मानव शास्त्री हैं उन्होंने इसके लिए कुछ कंडीशंस, अवस्थाएं भी बताई हैं। इसके लिए 3 मुख्य अवस्थाएं हैं जो जिनका जिक्र सामाजिक मानवशास्त्रियों ने किया है। पहली अवस्था है कि प्रसंस्कृति ग्रहण की सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया तभी घटित होती है जब दोनों सांस्कृतिक समूहों में घनिष्ठ और निरंतर संपर्क होता है। और दूसरी अनुकूल अवस्था है दोनों सांस्कृतिक समूहों के प्रतिमानों में कुछ समानता भी होना जरूरी है। और तीसरी अनुकूल अवस्था है कि दोनों समूहों के उद्देश्यों की भी समानता प्रसंस्कृति ग्रहण के लिए आवश्यक होती है। ये 3 मूलभूत और बुनियादी अवस्थाएं होती हैं जिनके कारण संस्कृति में प्रसंस्कृति ग्रहण की इस प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन घटित होता है और 2 संस्कृतियां हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार प्रिय छात्रों, हम देखते हैं कि संस्कृति विकास का ये सिद्धांत है वो काफ़ी हद तक संस्कृति में विकास है, संस्कृति में विकास है, ग्रोथ है और संस्कृति में परिवर्तन है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करता है। हालांकि इस सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं संस्कृति विकास का जो उद्विकास का सिद्धांत है वह अलग ढंग से संस्कृति विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। प्रसार का सिद्धांत है और नवाचार का सिद्धांत है वह भी संस्कृति के विकास की अलग ढंग से वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह संस्कृति विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट करता है और हमें ये बताता है कि किस तरह संस्कृति का विकास हुआ है और किस तरह आज आधुनिक स्वरूप में संस्कृति हमारे सामने विकसित हुई है। डियर स्टूडेंट, यह था संस्कृति विकास का प्रसंस्कृति ग्रहण का सिद्धांत, जिसकी संक्षिप्त और बहुत ही सारगर्भित चर्चा मैंने आपके साथ करने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। और अंत में सार रूप में एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस सिद्धांत पर भी फिट बैठती है, यानी कि हमने प्रसंस्कृति ग्रहण की अनुकूल अवस्थाओं की भी बात की थी कि ऐसा क्यों है, ये अवस्थाएं होना क्यों ज़रूरी है। इसको व्याख्या करने वाला एक स्टेटमेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के जाने माने समाजशास्त्री हैं आंद्रे बेतेई। अग्रेरियन सोसाइटी पर इन्होंने व्यापक विशद विवेचन किया है। इनकी ये बात बिल्कुल सटीक है और एक असाधारण स्टेटमेंट है ये। आंद्रे बेतेई ये कहते हैं कि संविधान हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकता है, किंतु सामाजिक संरचना यह तय करती है कि हम किस सीमा तक व किस गति से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अंदर भारतीय समाज, हमारे संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उनका सार छुपा हुआ है कि संविधान में किस आदर्श भारतीय समाज की, किस आदर्श लोकतंत्र की बात की गई है और आज हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। यह सच है कि सामाजिक संरचना बहुत अधिक ताकतवर होती है और बहुत कुछ तय करती है। यही कारण है कि आंद्रे बेतेई का ये जो स्टेटमेंट है वह कितना प्रासंगिक है, कितना सारगर्भित है और आज के यथार्थ की, भारतीय समाज के यथार्थ की कितनी सटीक वैज्ञानिक व्याख्या करता है कि संविधान हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकता है, किंतु सामाजिक संरचना यह तय करती है कि हम किस सीमा तक व किस गति से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रिय छात्रों, किसी भी समाज के बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें सामाजिक संरचना को बेहतर, संतुलित और लोकतांत्रिक और समतामूलक और न्यायपूर्ण बनाने की ज़रूरत है और तभी समाज के सभी वर्गों का न्यायपूर्ण और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट कोटेशन था भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री का, जो इससे कुछ रेलेवेंट महसूस हुआ मुझे, इससे कंसर्न संबंधित महसूस हुआ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है।
आज का ये जो वीडियो लेक्चर है उसका सार प्रसंस्कृति ग्रहण के सिद्धांत का विवेचन करना था, जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और आपके कोई भी प्रश्न हैं, जिज्ञासाएँ, समस्याएँ तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। आपके पास आपके सब्जेक्ट और पेपर का सिलेबस होना चाहिए, उससे संबंधित किताबें होनी चाहिए। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। मैं भी अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आने वाले टाइम में सभी क्लासेस की अपने समाजशास्त्र विषय के जो पेपर हैं उनसे संबंधित किताबें हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और बिल्कुल नियमित रूप से आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। कोविड-19 महामारी और कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है, जो न्यू नॉर्मल्स हैं, उनका हमें पालन करना है। नियमित रूप से मास्क पहनना है, नियमित रूप से साबुन और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस रखनी है, सार्वजनिक जगह पर नहीं थूकना है और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। डियर स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव ही उपचार है। कोरोना महामारी का यही एकमात्र विकल्प आज हमारे सामने है। वैक्सीन और मेडिसिन पर युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम चल रहा है, लेकिन तब तक हमें अपनी एक शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। कोई भी व्यवस्था उस सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। जिस तरह गाड़ी है, उसके पुर्जे कल पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, वो अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वह गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक इसी तरह ये भारतीय समाज है, ये लोकतंत्र है, ये शासन व्यवस्था है, इसके नागरिक, इसके सदस्यों, इसके जो भागीदार लोग हैं, उनके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इसी में हम सबकी भलाई नियत है, इसी में हम सबका स्वास्थ्य सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है। और यह सच है कि जान है तो जहान है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।